हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जिसे हम इंटरनल मेडिसिन भी बोलते हैं, उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम जो सबसे बड़ा यूनिट है इसका, पार्ट फर्स्ट का, वो है इन्फेक्शियस डिसीज़। तो हम इन्फेक्शियस डिसीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट सेक्शन है, 19 सेक्शंस हैं इसमें। तो हम फर्स्ट सेक्शन में डिफरेंट चैप्टर कवर करेंगे एक लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर है 119, इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शियस डिसीज़ होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शियस डिसीज़ और होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। दिस बुक इज़ हैरिसन से हम पढ़ेंगे, और अगर हमें जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगेगी तो हम बाद में उसको नोट से समझेंगे। तो बुक की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसमें, वो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, तो उसके थ्रू हम ये पूरा चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। Despite decades of dramatic progress in their treatment and prevention, infectious disease remain a major cause of death and debility, and are responsible for worsening the living conditions of many millions of people around the world. तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताया गया है बेसिकली कि बहुत डिकेड से इतना ज़्यादा ड्रामेटिक प्रोग्रेस हुआ है ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में इन्फेक्शियस डिसीज़ के, लेकिन फिर भी जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो मेन कॉज है, एक मुख्य कारण है डेथ का और डेबिलिटी का। मतलब इससे जो मेजर कॉज है डेथ का, जो डेथ हो रही है वो ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से होती हैं। फिर वो इन्फेक्शन किसी भी वजह से हुआ हो, कोई भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी रीजन हो या पैरासाइट हो। फिर आगे ये बताया है कि और जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है उस वही हमारी लिविंग कंडीशन को और वर्स करती है। मैनी मिलियंस ऑफ पीपल जो उससे सफ़र कर रहे हैं। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ को बताया कि ये थोड़ा एक मेन कॉज है डेथ का और डेबिलिटी का। फिर आगे दिया है चेंजिंग एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देखेंगे। तो फ्रॉम हियर वी नाउ realize that we developed antimicrobial agents. Microbe developed the ability to elude our best weapon and to counteract with new survival strategies. तो इसमें ये बताया गया है, एक सेकेंड। तो इसमें ये बताया गया है कि जो माइक्रोब्स हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, वो डेवलप हुए जिससे इन्फेक्शियस डिसीज़ को एलिमिनेट करा गया, मतलब कि कई हद तक एलिमिनेट करा गया। लेकिन कुछ माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे थे, कुछ माइक्रोब्स ऐसे थे जिन्होंने उन जो वेपन्स हैं, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट एक काउंटर अटैक की एबिलिटी डेवलप की। मतलब वो रेजिस्टेंट हो गए। फिर आगे बताया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस occurs at an alarming rate among all the cases of mammalian pathogens. जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो एक अलार्मिंग रेट पर आ रहे हैं हर एक क्लास में, मैमेलियन पैथोजन की हर एक क्लास में। फिर आगे बताया है नीमोकोकाई रेजिस्टेंस, जैसे कि अब एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है नीमोकोकाई से, एंटेरोकोकाई वेनकोमाइसिन से रेजिस्टेंस है। तो ये एक मतलब ये इससे रेजिस्टेंट हो गए। कभी कभी ये पेनिसिलिन का अफेक्ट हुआ होगा अगेंस्ट नीमोकोकाई, लेकिन अब वो रेजिस्टेंट है। इवन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रेन्स रेजिस्टेंस टू वेंकोमाइसिन हैव अपीयर्ड। तो अब तो ये तक हुआ है कि वेंकोमाइसिन से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी रेजिस्टेंट हो गया है। नेक्स्ट है डिसीज वंस थॉट टू हैव बीन नियरली इरेडिकेटेड फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। जो डिसीज़ है वो डेवलप्ड वर्ल्ड से इरेडिकेट हो जाए, ऐसा मतलब ऐसी कुछ डिसीज़ थी जो हमने सोचा था कि ये इरेडिकेट हो जाएंगी डेवलप्ड वर्ल्ड से। कौन कौन सी? ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, रूमेटिक फीवर फॉर एग्जाम्पल हैव रिबाउंडेड विद रिन्यूड फेरोसिटी। और ये पर यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने खुद को रिबाउंड किया और नई फेरोसिटी, मतलब अलग ही कुकार बन के निकली है। मतलब इन्होंने अडॉप्ट करा है उस जो इसका एंटीडोट था, जो एंटी था इसका, जिससे उसको ये काउंटर अटैक कर रही है, ये अडेप्ट कर गई हैं, हम ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कुछ वायरसेस। फिर इस पूरे पैरा में, जो ये पैरा दिया है, इस पूरे पैरा में बस ये बताया गया है कि कौन कौन से वायरसेस आए, कौन कौन सी डिसीजेज आई। तो फिर न्यूयॉर्क में एन्सेफेलाइटिस
फैला, जो कि वेस्ट नील वायरस से फैला था। फिर उसके बाद सार्स देखने को मिला 2003 में। उसके बाद कोरोना वायरस आया हमारा एनिमल होस्ट से ह्यूमन पैथोजन पे। फिर उसके हाँ, फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा के लिए हमें H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा देखने को मिला, जो असिया से फैला और जिसने बहुत सारे ह्यूमन को डेथ तक पहुंचाया। फिर वो यूरोप अफ्रीका तक पहुंचा और एक इन्फ्लुएंजा का नया फियर आया लोगों में, बहुत ज़्यादा हाइटनिंग होगा। फिर 2009 में एक नया स्ट्रेन आया इन्फ्लुएंजा का नॉर्थ अमेरिका में, जो H1N1 है, जो कि अपेरेंटली ओरिजिन कहाँ से हुआ था, स्वाइन यानी कि पिग से। ये सब बताया इस पैरा में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा में बताया गया है कि बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर हुए हैं रिसेंट डिकेड में, जैसे कि इबोला वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, एनाप्लाज्मा फेगोसाइटोफिला, जो कि एजेंट है ह्यूमन ग्रेनुलोसाइटोट्रॉपिक एनाप्लाज्मोसिस का, रिट्रोवायरस जैसे कि HIV, ये सब। और इन सब ने हमारी जो पैथोजेनेसिस है उसको और डीपली अंडरस्टैंड करवाया हमें, मतलब सुपरफिशियली नहीं, अब हम डीपली जानते हैं कि पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे हमारी मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारी बॉडी अफेक्ट होती है, एक्सेट्रा, ये सब। फिर नेक्स्ट पैरा में ये बताया गया है कि द रोल ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन द इटियोलॉजी ऑफ डिसीज वंस बिलीव्ड टू बी नॉन इन्फेक्शियस इज इंक्रीजली रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एग्जांपल, इट इज एक्सेप्टेड दैट हेलिकोबैक्टर पायरोलाई इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज एंड परहैप्स ऑफ गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी। मतलब ये बताया है इसमें कि ऐसा मानना था कि कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स का जो रोल है वो नॉन इन्फेक्शियस है, पर हमने उसे अब अच्छे से रिकॉग्नाइज करा है। जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है, वो पेप्टिक अल्सर का कॉजेटिव एजेंट है, तो अल्सर होगा तो परहैप्स मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, तो गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी। ह्यूमन पपीलोमा वायरस है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है किसका, इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर का। ह्यूमन हर्पीस टाइप 8 क्या करता है, कापोसी सार्कोमा। और एपिस्टेन वार वायरस क्या कर रहा है, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ लिम्फोमास और हॉजकिंस डिसीज में भी इसका एक रोल है। ये सब हमें पता चला। फिर उसके बाद द पॉसिबिलिटी सर्टेनली एग्जिस्ट दैट अदर डिसीजेज ऑफ अननोन कॉज सच एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सार्कोडोसिस एंड, मतलब फिर हमें बाद में ये भी पता चला कि कुछ डिसीज़ हैं जिनके कॉज अननोन है, वो भी, उनकी भी कहीं ना कहीं इटियोलॉजी है जो इन्फेक्शियस है। आर्थेरोस्क्लेरोसिस में भी एक इन्फेक्शियस कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है, तो ये सब हमें पता चला। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा में जो भी बताया वो ये बताया गया, infectious agent that coexist peacefully with immunocompetent host wreak havoc in those who lack a complete immune system। मतलब जो infectious agent के साथ एक इम्यूनो कम्पिटेंट होस्ट के साथ इन्फेक्शियस एजेंट को एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक तूफान ला देगा किसमें, जिनमें इम्यून सिस्टम completely लेक है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। एड्स हैज़ brought to be prominence once obscure organism such as pneumocystis, cryptosporidium, पैरवम एंड माइकोबैक्टीरियम एवियम। तो इसमें ये बताया कि एड्स हैज़ ब्रॉट टू प्रोमिनेंस वंस ऑब्सक्योर ऑर्गेनिज्म, मतलब इन सबको हटा दें तो एक तरफ ये सोचा जा सकता है कि एड्स थोड़ा बेटर होगा, तो ये सब बताया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फेक्शन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन्फेक्शन को इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे ईदर। तो फॉर एनी इन्फेक्शियस प्रोसेस टू अकर द पैथोजन एंड द होस्ट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो एक ससेप्टेबल होस्ट होगा, क्योंकि अगर ससेप्टेबल नहीं है तो हर इंसान थोड़ी अफेक्ट हो रहा है, जो ससेप्टेबल है वही, तो एक होस्ट चाहिए और एक पैथोजन यानी कि वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो दो चीज़ें हमें चाहिए इन्फेक्शियस प्रोसेस के लिए, एक तो पैथोजन है, दूसरा होस्ट है। मस्ट फर्स्ट एनकाउंटर ईच अदर फैक्टर्स सच एज ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, और क्या क्या है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंजेस, बिहेवियर, ये सब इन्फेक्शन एनकाउंटर करते हैं। फिर उसके बाद इसमें ही आगे बताया गया है इन्फेक्शियस डिसीज डू नॉट अकर ऑफन अकर इन आइसोलेशन। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो आइसोलेशन में बहुत कम होती है, मतलब किसी एक बंदे को इन्फेक्शन हुआ है ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तो रेदर दे स्प्रेड अ ग्रुप,
ग्रुप में स्प्रेड होती हैं और एक्सपोज होती हैं एक पॉइंट सोर्स है। वो पॉइंट सोर्स क्या हो सकता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर सप्लाई या फिर यूज्ड कोई भी चीज़, मतलब कॉन्टामिनेशन के थ्रू फैल रही है। दूसरा, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, दस द क्लिनिशियन मस्ट बी अलर्ट टू इन्फेक्शंस प्रिवलेंट। तो अब क्लिनिशियन, जो भी क्लिनिशियन है, डॉक्टर है, उसे क्या करना है, उसे एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसे एक कम्युनिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना है। वही है। डिटेल हिस्ट्री में क्या क्या आएगा कि ट्रैवल कहाँ किया, जैसे कोविड हुआ था तो फिर लोग ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें क्वारंटाइन करा जा रहा था, क्योंकि कहाँ से आए हैं, वहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड है या नहीं, इस बेसिस पे। तो वो सब इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रैवल, बिहेवियरल फैक्टर्स देखेंगे, किस किस एनिमल से एक्सपोजर हुआ है, किस मतलब अगर कोई एनिमल के थ्रू स्प्रेड हो रहा है तो उससे एक्सपोजर हुआ है या नहीं, पोटेंशियली कॉन्टामिनेटेड इन्वायरमेंट तो नहीं है, लिविंग और ऑक्यूपेशनल कंडीशंस क्या क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, मस्ट बी इलिसिटेड। फॉर एग्जांपल द लाइक्लीहुड ऑफ इन्फेक्शन बाय प्लाज्मा, अगर पी फाल्सीपेरम का जो इन्फेक्शन था वो अफेक्ट हो रहा था किससे, एल्टीट्यूड से, क्लाइमेट से, टेरेन से, सीजन से, इवन टाइम ऑफ डे से, तो हम वो सारी चीज़ें एक बार नोटिस करेंगे, देखेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ पी फॉल्सीपेरम आर लोकलाइज्ड टू स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन, तो स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन्स में वहाँ पर प्लाज्मोडियम फॉल्सीफेरम का एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ था, तो हम वो सब देखेंगे, ट्रैवल आइटिनरी वगैरह ये सब। ठीक है, और मतलब वहाँ के जो मतलब जो मलेरिया का जो रेजिस्टेंट मतलब क्लोरोक्विनीन दे रहे थे हम मलेरिया में, अब जो दिक्कत है, जो फॉल्सीफेरम है वो क्विनीन के ही रेजिस्टेंट हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो सब कौन से जोग्राफिक एरिया का है, कहाँ है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट तो नहीं है, या फिर एंटीबायोटिक काम करेगी उस पर, यानी ये सारे फैक्टर्स। फिर उसके बाद बताया द चांस ऑफ एक्वायरिंग अ STD can be greatly affected by the relatively minor variation in sexual practice such as the method used for contraception। तो मतलब STD आ सकती है अगर थोड़ा भी वेरिएशन हुआ किसमें, सेक्सुअल प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव, या फिर फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ पार्टनर्स, ये सारे फैक्टर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बताया कि क्लाइमेट भी अफेक्ट कर सकता है किसको, ये डिसीज़ का जो इन्फेक्शन है उसको, इन्फेक्शंस को भी अफेक्ट कर रहा है। क्या है, क्लाइमेट कैन अफेक्ट द इकोलॉजिकल नेचर ऑफ पैथोजन और इट्स वेक्टर एंड क्लाइमेट चेंज कैन लीड टू ऑल्ट्रेशन इन द एंडेमिसिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। जैसे हमने देखा था कि जो कोविड वाला टाइम था तो हमें ऐसा देखने को मिल रहा था कि जब हॉट वेदर हो रहा था तो वो कम हो रहा था, और जब कोल्ड वेदर था तो उतना था, तो वो एक क्लाइमेटिक अफेक्ट भी है कि उसका। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल एन आउटब्रेक ऑफ चिकनगुनिया कॉज्ड बाय अ मॉस्क्यूटो बोर्न अल्फा वायरस रिसेंटली अकर्ड इन सेंट्रल इटली, प्रीवियस आउटब्रेक्स हैज़ बीन कन्फाइंड टू द ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिकल रीजन तक कन्फाइंड था क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग था और ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद एज, इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, प्रायर इलनेस, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी, को एग्जिस्टिंग इलनेस और इमोशनल स्टेट, इन सब का भी, अगर कोई बंदा सैड है, डिप्रेस्ड है तो वो जल्दी अफेक्ट होगा, कोई हैप्पी है, चीयरफुल है तो वो लेट अफेक्ट होगा। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री है, वैक्सीनेशन करा रखा है, नहीं करा रखा, एज क्या है, ओल्ड एज में ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, प्रॉपर बॉडी उतना मेटाबॉलिक रेट नहीं रहता, उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकती। पहले से बीमारी है तो ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि इम्यूनिटी अफेक्ट हुई है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉपर है या नहीं, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा तो फाइट करने में आसानी रहेगी डिसीज़ से। प्रेगनेंसी में ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, को एग्जिस्टिंग इलनेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद बताया था इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म इधर स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक बिकम एपेरेंट इन their absence, and our understanding of these immune mechanism is enhanced by studies of clinical syndrome developing in immunodeficient patient। तो अब एक होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो हम तब पता चलेगी जब कोई भी किसी एक इम्यूनिटी वाले, किसी के पास बहुत इम्यूनिटी है, उसमें हुआ, एक इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन है उसमें डिसीज़ हुई, तो हमें उनमें पता चलेगा कि कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है इन्फेक्शियस डिसीज़ को। तो ऑब्वियस सी बात है, इम्यूनोडेफिशिएंट होगा तो ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड होगा,
ये सब। फॉर एग्जाम्पल द हायर attack rate of meningococcal disease among the people with deficiency in specific component protein of the so-called membrane attack complex C then in general population underscores the importance of an intact complement system in the prevention। अब इसमें बताया गया है कि जो हायर अटैक रेट है मेनिंजोकोकल डिसीज़ की, मतलब मेनिंजोकोकल जो डिसीज़ है वो अगर किसी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उसमें एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं बन पाया, तो उसकी वजह से क्या है, उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, जबकि बाकी पॉपुलेशन जहाँ पर एक इंटैक्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वहाँ पर इन्फेक्शन प्रिवेंट हो रहा है। फिर उसके बाद मेडिकल केयर इटसेल्फ, नेक्स्ट पैरा में बताया कि मेडिकल केयर इटसेल्फ इंक्रीजेज द पेशेंट रिस्क ऑफ, मतलब एक पेशेंट का जो रिस्क है इन्फेक्शन एक्वायर करने का कितना ससेप्टेबल है वो बहुत सारे वेज पर डिपेंड करता है। वो क्या क्या है? फर्स्ट है थ्रू कांटेक्ट विद पैथोजेंस ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइज हुआ और पैथोजन का कांटेक्ट आ गया तो थ्रू ब्रीचिंग ऑफ स्किन विद आईवी डिवाइसेस, सर्जिकल मतलब स्किन ब्रेच हो गई किसी भी आईवी डिवाइस से या फिर सर्जिकल इंसीजन से और वहाँ से पैथोजन एंटर कर गया। म्यूकोसल सरफेस का ब्रीच हो गया किससे? एंडोट्रैकियल ट्यूब से या फिर कैथेटर वगैरह से। थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज़, वही इंट्रोडक्शन हो गया फॉरेन बॉडीज़ का वहीं से। थ्रू एल्ट्रेशन ऑफ नेचुरल फ्लोरा विद एंटीबायोटिक्स, अब जो नेचुरल फ्लोरा है और हमने एंटीबायोटिक्स ली तो उसकी वजह से नेचुरल फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? एल्टरेशन हुआ वहाँ पर, तो इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया। या फिर ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे दिए, तो ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दे दिए, इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया पेशेंट, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए। तो हमने फैक्टर्स में ये सब पढ़ा, बहुत सारे फैक्टर्स थे अलग अलग, ज्योग्राफी थी, इन्वायरमेंट था, क्लाइमेट था, बिहेवियर था और बहुत सारी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में हम दो टाइप की इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब एक जो बर्थ से है, एक जो इनिशियली से है और एक जो बाद में आती है, एडेप्ट की है एक हमने, एक इन्नेट है एक एडेप्टिव है।